आपके ऑर्डर पर, आपके आदेश पर, आदेश क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही सब कुछ है। आपने कहा कि सर एमसीक्यूज की वीडियोस आने चाहिए, जबकि मैंने कहा था कि मैं 1 बाय 1 सब कुछ दूंगा आपको। सबसे मैंने 5 वीडियोस दिया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। अब मैं शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यू, चैप्टर वाइज होगा, फिर 100 क्वेश्चंस होंगे, टॉप एमसीक्यूज होंगे, बोर्ड वाले क्वेश्चन होंगे सब, लेकिन चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इन क्वेश्चन को देख के एक ही चीज करेंगे, अरे भाई ये तो बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं। बिल्कुल हाँ, मैंने बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से, अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से इन एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज छांटे हैं और आपके लिए लेकर आया हूं। तो कौन कौन से एमसीक्यूज है, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 के 30 एमसीक्यूज के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के 30 एमसीक्यूज आपको डेली लगातार मिलते रहेंगे, लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज का सिलसिला। पहला एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का नाम याद है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। यहां पर जो 30 एमसीक्यूज है वो कुछ इस तरह से, जिससे पहला है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है केंद्र द्वारा नियोजित होने वाला एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पर केंद्र का शासन होता है, जहां पर केंद्र का अधिकार होता है, जहां पर केंद्र के द्वारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ऐसे में किसका अधिकार होता है, तो केंद्र में, यानी किसका हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर होगा सरकार के द्वारा। उद्योगपतियों का किसका होता है, निजी फर्म उद्योगपति का होता है, कौन से, केंद्र नियोजित के अलावा दूसरी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब किस बाजार में, किस अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो आंसर होना चाहिए आपका बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, या किसी में नहीं करती है। तो राइट आंसर केवल एक ही बाजार में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, वो है बाजार अर्थव्यवस्था में, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके आधार पर होते हैं, बाजार की शक्तियों के आधार पर होते हैं। और बाजार की शक्ति कौन सी है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। तो किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था में, बाजार अर्थव्यवस्था का एक और नाम है दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सभी निर्णय बाजार के द्वारा लिया जाता है, मांग और पूर्ति के आधार पर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक आर्थिक चर का उदाहरण है, वैश्विक आर्थिक चर का इसमें से कौन सा उदाहरण है, थोक कीमत सूचकांक का। देखिए जब थोक की बात करते हैं मतलब ये सब कुछ मिला हुआ है, राष्ट्रीय आय, बाजार मांग, समग्र मांग, ये जो तीनों है ए, बी और सी, ये जो है समष्टि आर्थिक चर है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप में जुड़ा हुआ है। जबकि हम वैश्विक का मतलब होता है जहां पर केवल एक बार में एक ही चीज का अध्ययन करते हैं। तो बाजार मांग का मतलब होता है किसी एक वस्तु का बाजार। तो जब हम केवल एक की बात करते हैं तो वो होता है हमारा व्यष्टिगत चर, यानी कि सूक्ष्म चर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन कहाँ किया जाता है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर जितने लोग कुशल होते हैं और कार्य करना चाहते हैं उनको कार्य नहीं मिल पाता, उसको बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन, बेरोजगारी सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, सही बेरोजगार है। बेरोजगारी एक समस्या है जो पूरे अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जब अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समष्टिगत अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी। व्यष्टि में हम केवल एक का अध्ययन करते हैं, जबकि बेरोजगारी केवल एक व्यक्ति से नहीं संपूर्ण देश की समस्या है। तो ये समष्टिगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो गया। वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र जहां पर किसी भी समस्या के वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसकी सत्यता का अध्ययन किया जाता है, उसके तथ्यों के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, सत्यता की जांच की भी जा सकती है और नहीं भी, इनमें से। तो ध्यान रखिए वास्तविक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जहां पर समस्याओं का वास्तविक रूप से उनके तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, सत्यता की जांच की जाती है, क्या है, क्यों है, कैसे का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर होगा ए, सत्यता की जांच की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता, वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता।
क्या, क्यों, कैसे में सुझाव नहीं है। किसी भी चीज का परिणाम की बात करते हैं, क्यों होता है, कारण की बात करते हैं, सुझाव नहीं आता तो सुझाव नहीं दिया जाता है वो वास्तविक अर्थशास्त्र में। ठीक है, वो कौन सा अर्थशास्त्र है? वास्तविक अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? आदर्श अर्थशास्त्र, जहां पर किसी भी चीज का आदर्श प्रस्तुत करना है, ये काम तो ऐसा होना चाहिए, इस काम को ऐसा करना चाहिए, जहां पर किसी भी चीज में विचारों का, किसी काम को कैसे करना है, सुझावों का अध्ययन किया जाता है, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता है। तो हमसे पूछा गया इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा आदर्श से संबंधित है? तथ्यों से, विचारों से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श अर्थशास्त्र केवल विचारों से संबंधित है, यानी कि थिंकिंग से, थॉट से, किसी काम को कैसे होना चाहिए इस बात का अध्ययन करता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण बताइए। आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है साधन दुर्लभ है, मानवीय आवश्यकता असीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, या उपरोक्त सभी। ध्यान में रखिएगा, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि संसाधन दुर्लभ होते हैं, और दूसरी बात होती है मानवों के जो आवश्यकता है वो असीमित होती हैं। और यहाँ पर संसाधन दुर्लभ है, दोनों ही दे रखा है, और साथ ही साथ जो संसाधन है उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते, तीनों ही आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, संसाधनों की मुख्य विशेषता क्या है? हमारी आवश्यकताओं की तुलना में वे दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल सही, संसाधन दुर्लभ होते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। बिल्कुल, जो भी संसाधन हमारे ऊपर है उसको कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। दोनों ही कथन जब सही होते हैं, ऑप्शन चूज करेंगे हम, ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्ट करने के लिए संसाधन कैसे होते हैं? हमारे जो संसाधन है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो उसके कंपैरिजन में अगर संसाधनों की बात करते हैं, संसाधन का सीधा मतलब यहाँ पर होता है किससे? धन से, पैसा से, रुपए से, मनी से। तो यहाँ पर संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, असीमित होते हैं, शून्य कीमत पर उपलब्ध होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, संसाधन हमेशा अर्थव्यवस्था में कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्लभ। आपके ऑप्शन में दुर्लभ भी हो सकता है, सीमित भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब एमआरएस स्थिर है, एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर है तथा 1 के बराबर होता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर एमआरएस इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, तो उस स्थिति में पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? नीचे की ओर ढलान वाला एक उन्नतोदर वक्र होता है, एक क्षैतिज रेखा होती है, मूल बिंदु से समान दूरी पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटता हुआ नीचे की ओर ढलान वाला एक सीधी रेखा होती है, और नीचे की ओर ढलान वाला एक नतोदर वक्र होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जब एमआरएस स्थिर होती है तो सीमा उत्पादन वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई एक्स और एक्स को काटता हुआ एक सीधी रेखा होती है। तो ऐसे में राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, रूपांतरण वक्र, यानी कि रूपांतरण वक्र का मतलब प्रतिस्थापन जो वक्र होता है, मार्जिनल सब्स्टिट्यूट रेट का आकार प्रतिपादित होता है किसके कारण? रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तन होकर बदलना किसके कारण परिवर्तित होता है? अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सीमांत अवसर लागत के, मतलब किसी भी चीज की परिवर्तन होने की जो दर होती है वो सीमांत अवसर लागत के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब कुछ संसाधनों का प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि पहले वो ए था अब वो बी हो जाएगा, जब 1 से बदल के दूसरे में आता है तब रूपांतरण की सीमांत दर कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, शून्य रहती है? तो आपका राइट आंसर होगा कि जब प्रयोग 1 से दूसरे पर होता है तो धीरे धीरे वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन जो दर होती है वो घटती हुई चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा है। कब उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा कब होती है? जब बढ़ती सीमांत अवसर लागत स्थिति होती है, घटती सीमांत अवसर लागत स्थिति होती है, स्थिर सीमांत लागत स्थिर होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा तब होती है जब स्थिर सीमांत अवसर लागत की स्थिति बनी होती है। थोड़ी देर पहले आपको होता है स्थिर सीमांत लागत जब होती है। संसाधनों में वृद्धि का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का कैसा होता है? अगर संसाधन वृद्धि हो मतलब उत्पादन संभावना वक्र ऐसा होता है,
ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, कह रहा है संसाधनों में वृद्धि हो रहा है। संसाधनों में वृद्धि होने का मतलब होता है किसी वस्तु की उत्पादन के जो संसाधन है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो संसाधन में वृद्धि होने का मतलब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी। तो उत्पादन वक्र जहाँ है वहाँ से दाईं ओर सरक रहा है, किसकी ओर? दाईं ओर सरक जाता है। क्या हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है उस भूमि पर अगर 100 टन चावल का उत्पादन करना है तो बताना है चावल की अफसल लागत। अफसल लागत का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ प्रयोग का मूल्य। किसी एक चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं तो दूसरे का प्रयोग की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर चावल 100 टन प्रयोग करना है तो यहाँ पर उसकी अफसल लागत होगी, क्योंकि 100 टन चावल के उत्पादन करने के लिए 80 टन गेहूं की उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर होगा हमारा 80 टन गेहूं को छोड़ के 100 टन चावल का उत्पादन, यानी कि चावल के लिए गेहूं की कमी करना ही अफसल लागत है। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक अर्थव्यवस्था पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र पर प्रचलन कर रही हो, यानी कि ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है और हमारी अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है, यहाँ पर है, उत्पादन संभावना वक्र पर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस स्थिति में हमारा जो संभावित उत्पादन था, जितना उत्पादन करना चाहते थे, और जो वास्तविक उत्पादन है, जितना वास्तव में हो रहा है, दोनों ही बराबर है। तो राइट आंसर इज सी, दोनों ही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र देखिए, ये ऊपर से नीचे की इस तरह होता है। ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया बी। उत्पादन संभावना वक्र ढलान कैसा हो रहा है? चित्र देखिए, बताइए। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? एक सीधी रेखा होती है, मतलब ऐसे, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, मतलब ऐसे, मूल बिंदु की नतोदर होती है, मतलब ऐसे, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मूल बिंदु की ओर नतोदर होना, मतलब झुका हुआ रहना। देखिए ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है दोनों बिंदु, इसलिए इसको उत्पादन संभावना वक्र का नतोदर कहना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्या उत्पादन करना है कि समस्या किससे संबंधित? क्या उत्पादन करना है मतलब किस वस्तु का उत्पादन करें? तो यहाँ पर क्या उत्पादन करना है? निसंकोच बिना किसी डाउट के आपको ऑप्शन चूज करना है डी, वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन से संबंधित। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चयन की समस्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयन की समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कैसे उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे या कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या है? आय का कारक वितरण, तकनीक का चयन, उत्पादन का चयन, और इनमें से कोई नहीं। तो कैसे उत्पादन किया जाए हमेशा किसकी बात करता है? एक सटीक और उपयुक्त तकनीक की बात करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा तकनीक के चयन की समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा, इंग्लिश में लिख सकते हैं माइक्रो, MIKROS, माइक्रोज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटा। कौन से शब्द से संबंधित है? याद रखिएगा, रट के रखिएगा, ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीक शब्द है माइक्रोज। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा? ये कहा अर्थशास्त्र के जन्मदाता ने, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और वो कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए सबसे पहले प्रयोग किया जाता था अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र का क्षेत्र बढ़ता चला गया तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। तो सबसे पहले किसने बांटा इसको? उसकी एक आंसर दे दो तो आंसर बन जाएगा। तो अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में, व्यष्टि और समष्टि में बांटने वाले थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति के साधन मतलब वे साधन जिसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम उत्पत्ति का साधन है, पूंजी उत्पादन का साधन है, लेकिन मुद्रा कोई साधन नहीं है। मुद्रा क्या है? साध्य है, एक माध्यम है। तो हमें राइट आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? मुद्रा हमारा उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, उस वक्र का नाम बताइए
जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला केवल एक ही वक्र होता है, वो है उत्पादन संभावना वक्र, जिसको शॉर्टकट में हम PPC बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? कौन कहाँ पर है जहाँ पर वस्तु और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कीमत तंत्र होता है? और कीमत तंत्र की बात करते हैं यानी कि बाजार की शक्तियों, मांग तथा पूर्ति के आधार पर होता है, तो वो आंसर है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 है, 4 में से कोई एक कथन सही होगा। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही है। आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल साधन सीमित होते हैं। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल देती है, यानी कि तीनों ही सही है। तो क्या करें? ऑप्शन नंबर डी चीज करो ना, उपरोक्त सभी। 28, आर्थिक समस्या मूल्यता किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, चयन की समस्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम चीज कैसे चूज करते हैं, सही समय पर सही चीज़ों का उसका अध्ययन किया जाता है। इस कथन को देने वाले कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्सन। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण और उपरोक्त सही। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर तीनों ही, वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे किया जाता है, साधनों का कीमत कैसे निर्धारण किया जाता है, आर्थिक कल्याण कैसे बढ़ाया जाता है, ये तीनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के है। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये रहा आज की इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। इसी तरह से आपको लगातार चैप्टर टू चैप्टर MCQs क्वेश्चन अब से लगातार डेली मिला करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? द इकोनॉमिक्स गुरु को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे, और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू मुझे फॉलो भी कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।